रिपीट कर रहा था कि सेक्शन 12 नोट कर लें, और पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 97, इससे एनओसी लाजमी है। किन दो सोसाइटी में लाजमी है? प्रोड्यूसर सोसाइटी के लिए और सिमिलरली हाउसिंग सोसाइटी के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटी ने और डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं। उनमें एक क्या है? उनमें एक है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक होगी बात? सर कौन सी रिपोर्ट? फिजिबिलिटी रिपोर्ट। देखिए हाउसिंग जो सेक्टर होता है वो बड़े सेक्टर होते हैं। हाउसिंग सोसाइटी ने एक गवर्नमेंट अपने जो मेंबर होते हैं उनको उन्होंने घर प्रोवाइड करने होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोगों से पैसे इकट्ठे कर लें, पैसे इकट्ठे करने के बाद वो फिर वो जमीन वगैरह खरीदे ही ना। ये उनके लिए पाबंदी लगा दी गई है कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराएं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ साथ वो 1 साल के अरसे में अपना लेआउट प्लान भी जमा कराएंगे। लेआउट प्लान, मास्टर प्लान और साइट प्लान, ये तीनों चीजें भी वो जमा करवाएंगे। क्या क्या चीजें जमा कराएंगे साथ में? फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ लेआउट प्लान, मास्टर प्लान और साइट प्लान, ये तीनों चीजें वो जमा करवाएंगे एप्लीकेशन के साथ। ये सिर्फ हाउसिंग के लिए पाबंदी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट की पाबंदी जो है ना वो तमाम सोसाइटियों के लिए है। और हाउसिंग और जो प्रोड्यूसर सोसाइटी है उसके लिए मजीद फर्दर 2 पाबंदियां और भी हैं कि उन्होंने सेक्शन 12 जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 97 है उससे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से एनओसी भी लेना है। जब ये तमाम चीजें पूरी हो जाती हैं तो फिर एप्लीकेशन जो है ना वो रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दी जाती है ताकि रजिस्ट्रार उसको इन अकॉर्डेंस विद द प्रेस्क्राइब्ड मैनर डील कर सके। समझ आ गई ये बात? ये सेक्शन 9 है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर एनओसी कौन से डिपार्टमेंट से लेनी? एनवायरमेंट डिपार्टमेंट से, महकमा माहौलियात। सर जी जी सर जो आपने सर ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए आपने बताया, और ऐसा एक और बताइए आपने जिसके अंदर लेआउट और मास्टर प्लान भी करवाना है, वो सर दूसरी कौन सी है? लेआउट प्लान, मास्टर प्लान जो है ना वो आपने सिर्फ और सिर्फ जमा करवाना है हाउसिंग सोसाइटी के लिए। साइट प्लान, लेआउट प्लान, मास्टर प्लान, ये जो प्लान है ये आपने जमा करवाने हैं हाउसिंग सोसाइटी के लिए। ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने ये प्रोसेस कितने अरसे में होता है? जी ये प्रोसेस जो है ना वो तकरीबन 1 माह में सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। बट नो वेयर दिस टाइम लिमिट इज मेंशन्ड इन द एक्ट। एक्ट में ये टाइम लिमिट कहीं भी मेंशन नहीं है। आपने सिर्फ इसको समझें कि क्या क्या चीजें जो है ना वो एप्लीकेशन के साथ जमा करवानी होती हैं। आप टाइम पीरियड को छोड़ें क्योंकि टाइम पीरियड जो है ना मेंशन ही नहीं है। समझ आ गई है जी? गॉट इट? यस सर, यस सर। सर ये पूछना था फिजिबिलिटी रिपोर्ट सब सोसाइटीज को सबमिट करानी होती है? जी बेटा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट सब सोसाइटी सबमिट करनी। ठीक है बेटा? अच्छा जी, जब सेक्शन 9 के तहत एप्लीकेशन जमा हो जाती है तो फिर ये ऐप से एमसीक्यू लाजमी पूछा जाएगा। वो है सेक्शन 10। उसके में क्या बात है कि रजिस्ट्रार एप्लीकेशन को देखते हुए तो रजिस्ट्रार नॉट ओनली रजिस्टर द सोसाइटी बट आल्सो इट्स बाई लॉज। जब एप्लीकेशन हर लिहाज से कंप्लीट हो, ड्यूली फिल्ड हो, उसमें तमाम जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दी गई हो, तो रजिस्ट्रार इज बाउंड टू। ये भी बेटा माइक बंद करो है, ये किसी का माइक जो है ना वो ऑन है। हेलो ये मोहम्मद लिखा है। अच्छा, मैं बेटा दोबारा रिपीट करने लगा हूँ सेक्शन 10 कि जब सेक्शन 9 के तहत आपकी जो है वो एप्लीकेशन बिल्कुल ड्यूली फुलफिल्ड हो, ऑल द रिक्वायरमेंट्स
of law have been fulfilled and the application is duly submitted to the registrar, then registrar is bound under section 10 to register the societies and its bylaws. रजिस्ट्रार ने दो काम करने होते हैं कि अगर रजिस्ट्रार सोसाइटी को रजिस्टर करता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार उसके बाई लॉज को भी रजिस्टर्ड करता है। समझ आ गई ये बात? अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंडर व्हाट सेक्शन द बाई लॉज ऑफ द सोसाइटीज हैव बीन रजिस्टर्ड, तो उसका जवाब भी सेक्शन 10 ही है। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर, मुझे सेकंड टर्म नहीं समझ आ रही। एक तो है कि रजिस्टर्ड द सोसाइटी, और सेकंड वो क्या काम करता है रजिस्ट्रार? बाई लॉज ऑफ द सोसाइटी विल आल्सो बी रजिस्टर्ड। ओके सर। समझ आ गई बात की? अब क्लियर है बेटा? ये किसी का माइक ना अभी भी ऑन है, उसमें जो है ना वो बच्चे की आवाज आ रही है साथ में। और ये AR मोहम्मद है, कोई पता नहीं कौन। मोहम्मद उसामा साहब, ये अपना माइक बंद कर ले भी सारे। जी बेटा, नाउ सेक्शन 11। चलो जी जी, सेक्शन 11। अच्छा, बाई लॉज मैंने आपको कल बताया था कि बाई लॉज ये सोसाइटी खुद एस्टेब्लिश करती है, खुद प्रिपेयर करती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं, ये बाई लॉज से मतलब ये होता है कि जो बाई लॉज हैं वो सोसाइटी की वर्किंग फंक्शन के लिए सोसाइटी अपने जो ना जिस तरह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनीज वगैरह के होते हैं, इस तरह ये वो क़वायद ज़वाबित होते हैं जो सोसाइटी के मेंबरान खुद से तैयार करते हैं एक्सपर्ट के साथ मिलकर, जिसके जरिए सोसाइटी को स्मूथली रन किया जाता है। अच्छा, जब सेक्शन 10 के तहत रजिस्ट्रेशन हो गई है बाई लॉज की और सोसाइटी की, तो फिर अगला काम क्या है? वो है सेक्शन 11। ये सेक्शन 11 भी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बेटा आगे सारे सेक्शन जो है ना ये इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहे हैं, थोड़े से MCQ के लेवल के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको जरा जो है ना वो अपने अपने साथ में पेन डाउन करते जाइएगा। सेक्शन 11 जो है, सेक्शन 11 में एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन है। सेक्शन 11 इज अबाउट द एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रार क्या करता है? जब सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है तो रजिस्ट्रार उसका एक सर प्लीज ये माइक बंद करवा दें, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है। सर को होस्ट को कहकर ये माइक परमानेंटली ऑफ करवा दें इसका। जी, सेक्शन जो 11 है उसके तहत रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट जारी करता है। वो सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस है कि नॉट ओनली द सोसाइटी बट इट्स बाईलॉज हैव आल्सो बीन रजिस्टर्ड। अगर कोई पूछे आपसे क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन डिस्कस्ड अंडर व्हाट सेक्शन, तो आंसर वुड बी सेक्शन 11। क्लियर? यस सर। चलें जी बेटा, 11 तक सेक्शन आपको आई थिंक क्लियर होने चाहिए अब तक। सर ये रिपीट कर दें सेशन। सेक्शन 11 जी, जो सेक्शन 11 है, दिस इज एन एविडेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें जो एप्लीकेशन सेक्शन 9 के तहत दी जाती है, तो रजिस्ट्रार उसको सेक्शन 10 के तहत जो है रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने के बाद फिर रजिस्ट्रार उसको एक सर्टिफिकेट जारी करता है। ये जो सर्टिफिकेट है ये सेक्शन 11 के तहत जारी किया जाता है। दिस सेक्शन 11 shows that the society and its bylaws have been duly registered by the registrar under Cooperative Societies Act 1925। क्लियर होगी बात? यस सर। आगे है जी सेक्शन 12। दिस इज अबाउट एनुअल जनरल मीटिंग। ये भी आपसे, ये जो मैंने बताया ना, आप कोई भी सेक्शन
जो उसके टाइटल के लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है, सेक्शन में मटेरियल क्या है उसके लिहाज से आपसे पूछा जा सकता है। तो लिहाजा इसको जो है ना साथ साथ अच्छी तरह पेन डाउन करें। सेक्शन 12 एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम हम इसे कहते हैं उर्फे आम में। इसमें जो चीज पूछी जा सकती है वो याद रखें कि वो क्या है। जो एजीएम है वो हर माली साल के पहले 3 माह में लाजमन करवानी पड़ती है। एजीएम हर सोसाइटी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर। क्लियर? 1 जुलाई टू 30 सितंबर ये एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होती है। एनुअल जनरल मीटिंग मैं आपको इसकी आसान सी मिसाल देता हूं। आप जरा समझिए कि जिस तरह यूएनओ की जनरल असेंबली का इजलास हर साल सितंबर में होता है, इसी तरह सोसाइटी ने अपनी एक एनुअल जनरल मीटिंग करवानी होती है। वो जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें सोसाइटी के अखराजात की और जो इनकम वगैरह है उसका हिसाब किताब चेक किया जाता है और आने वाले होने वाले अखराजात की मंजूरी दी जाती है। ये एनुअल जनरल मीटिंग किसी मेंबर को शामिल करना, किसी नए मेंबर को उसका अखराज करना, किसी मेंबर को फारग करना। जी आवाज क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये गैलेक्सी 7 की तरफ से आया कि आवाज क्लियर नहीं है, नो साउंड है, उनका फिर अपना कोई इश्यू होगा। सर कल आवाज बहुत ठीक थी, मैंने तो फैन भी बहुत स्लो किया हुआ है लेकिन फिर भी आपकी आवाज कम है आज। सर आवाज सही है बिल्कुल। नहीं सर, क्लियर एंड लाउड। सर आवाज बहुत अच्छी कम आवाज है, आ रही है। आवाज है लेकिन कम है, बहुत अच्छी नहीं है जैसे कल थी। बेटा फिर अपना ना डिवाइस को चेक करें जरा। ये मैं तो जो है ना फुली लाउड बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा अगर लाउड बोलूंगा तो कॉलोनी वाले आ जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। सर बिल्कुल अच्छी आवाज है सर, बहुत जबरदस्त। बिल्कुल सही आवाज आ रही है सर, अलाउड ही। जी चले ठीक है। एजीएम ये एनुअल जनरल मीटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? ये एनुअल जनरल मीटिंग। ये सोसाइटी ने जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, तो फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा कि 1 जुलाई से शुरू होता है, 1 जुलाई। 1 जुलाई से लेकर 3 माह काउंट कर लें, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 30 सितंबर तक एनुअल जनरल मीटिंग हर सोसाइटी का होना लाजमी होता है। दिस इज मस्ट। इसके बाद है एजीएम का पता चल गया जी? यस सर। इसके बाद सेक्शन 13 ये है स्पेशल जनरल मीटिंग, एसजीएम। पहले थी एजीएम, अब है एसजीएम। सर आप माइक को अच्छा, अगर अपने माउथ के पास रख के बोलेंगे तो फिर ज्यादा बेटर रहेगा। अब ठीक है? अब आवाज आ रही है बेटा? यस सर। सर अब बेहतर हुई है। अच्छा, मैंने जो है ना वो अब इसको पकड़ ही लेता हूँ। चलें, देखिए अब है स्पेशल जनरल मीटिंग। जो स्पेशल जनरल मीटिंग है इसमें यह बात बताई गई है कि देखें एनुअल जनरल मीटिंग मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया उसका कि वो जो जनरल मीटिंग है वो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक होनी है सेक्शन 12 के तहत। लेकिन सोसाइटी को कुछ ऐसे खर्चात भी करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे भी काम करवाने होते हैं जिसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम गुजर जाता है, तो फिर एनुअल जनरल मीटिंग की जगह स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाई जाती है। ये जो स्पेशल जनरल मीटिंग है ये किसी भी टाइम पूरे साल में बुलाई जा सकती है। इसके लिए कम से कम जो है ना वो 1 मंथ का टाइम होना जरूरी है। यानी अब मीटिंग बुलाई कैसे जाएगी ये जरा याद रखें। ये आपसे पूछा जा सकेगा कि इसमें जो है ना वो कम से कम कितने मेंबर हों जो एप्लीकेशन दें, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना वो जनरल मीटिंग कॉल की जाए। तो इसके लिए ये है कि एटलीस्ट 1/5 ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। समझ आ गई है बात? एटलीस्ट 1/5 मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अगर फर्ज करें एक सोसाइटी में 100 मेंबर हैं तो उसका जो है ना वो 1/5 20 बनेगा। 20 मेंबर जो है ना वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है? तो फिर जो है ना वो 1 माह के अंदर अंदर स्पेशल जनरल मीटिंग जो है ना वो कॉल की जाएगी। क्लियर होगी बात?
जी क्लियर? सेक्शन 13 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जरा। यस सर क्लियर। सर एक क्वेश्चन है सर, जी बेटा। अगर किसी सोसाइटी की एजीएम जो है वो कंडक्ट हुई हो, लेकिन फिर भी एसजीएम की जरूरत पड़ सकती है, या इन दोनों Yes. का कोई आपस में लिंक है? हाँ, एजीएम जो है ना, उसमें बेटा एजीएम तो लाजमी होनी है, मैंडेटरी है। स्पेशल जनरल मीटिंग जो है ना, ये समटाइम इस तरह होता है कि आप एजीएम तो आपकी होगी, अब एजीएम जब कॉल कर लिए तो दोबारा जो है ना एजीएम नहीं होनी। उसके लिए कोई नए बड़ी बड़ी सोसाइटी है, जैसे फैसलाबाद में वापडा है, इन्होंने अगर अपना जो है ना वो काम शुरू करवाना है, कोई सड़क बनवानी है, कोई सीवरेज का काम करवाना है, कोई गैस का काम करवाना है, तो उसके लिए कोई ठेका वगैरह जो है ना वो अलॉट करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है ना वो एजीएम तो नहीं बुलाएंगे, अब फिर जो है ना वो एसजीएम बुलाएंगे, स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें जी ठीक है। समझ आ गई बात की। इसके लिए भी शर्त जी लगा दी गई है कि स्पेशल जनरल मीटिंग तभी कॉल की जाएगी जब एटलीस्ट जो है ना वो 1/5 मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी विल गिव एन एप्लीकेशन, उसमें जो है ना वो एप्लीकेशन देंगे, तो फिर जो है ना वो उस 1 माह के अंदर जब उनकी एप्लीकेशन सोसाइटी के पास पहुंच जाएगी, तो फिर जो है ना वो 1 माह के अंदर टाइम में स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी। जी सर ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, सर आई जी हैव अ जी क्वेश्चन, ये जो स्पेशल जी जी जनरल मीटिंग है ये मोर देन वन टाइम भी हो सकती है? जैसे एजीएम तो एनुअल है, लेकिन जो एसटीएम है वो क्या एक दफा से ज्यादा भी हो सकती है? yes yes it may be called any time and no number have been mentioned, तो किसी भी टाइम इसको जो है ना बुलाया जा सकता है, नो इश्यू, चाहे ओके 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, जितनी मर्जी। ठीक है जी। आगे बेटा चेंज ऑफ सेक्शन 14। सर इसमें जो ये बुलाते हैं, एसजीएम बुलाते हैं, तो इसमें जो एप्लीकेशन होती है उसका टाइटल क्या होता है? जिस तरह वो जो है एजीएम में हम ये बेसिक चीजें सारी डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए स्पेशल टाइटल होना जरूरी है एप्लीकेशन का, कि उसकी बेस पे ही आपको ये करें कि फिर आप एप्लीकेशन वो कर सकते हो, कंडक्ट कर सकते हो ये? हाँ जी, बात का कैसे होता है कि जो मेंबरान हैं वो चाहते हैं कि जी हमें बताया जाए कि सोसाइटी ने कितने अखराजात किए हैं, तो जो मेंबर्स होते हैं तो वो सिर्फ इस बात की एप्लीकेशन देते हैं कि स्पेशल जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड, जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ मच एक्सपेंसेस हैव बीन डन बाय द सोसाइटी एंड व्हाट वर्क हैव बीन डन बाय द सोसाइटी। वो कोई भी जो भी जिस चीज के बारे में किसी को इश्काल हो, तो वो कम अज कम जो है ना 1/5 मेंबर वो तहरीरी तौर पर उसी बात का अनुमान डालकर जो है ना वो एप्लीकेशन आगे सेंड कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। सेक्शन 14 चेंज ऑफ नेम। अब जो सोसाइटी है ये अपना नाम बदल सकती है किसी भी टाइम। सोसाइटी अपना नाम बदलना चाहे तो सोसाइटी ने क्या करना है, सबसे पहले सोसाइटी ने जो है वो सिर्फ सेक्शन 14 में ये बात बताई गई है कि ये देखे ना, अब एसडीएम इसी काम के लिए होती है। कोई सोसाइटी है वो अपना नाम बदलना चाहती है या किसी दूसरी सोसाइटी के साथ मर्ज होना चाहती है, तो फिर जो सोसाइटी है उसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग को हर टाइम ही बुलाई जाएगी। तो जो स्पेशल जनरल मीटिंग है उसको इसीलिए रखा गया है इन्हीं कामों के लिए। तो जो चेंज ऑफ जो नेम है ये सेक्शन 14 है। ओके सर। सर मतलब कि जो एजीएम है वो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर्स तक महदूद है, उसमें कोई और टॉपिक नहीं है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ओके सर। ठीक है, लेकिन जो अब नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखें ना एजीएम में ऑलमोस्ट तमाम इशू भी डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन बाद का इस तरह होता है कि आपकी 30 सितंबर की डेट गुजर गई, ठीक है, अब आप जो है ना लीगली यू कैन नॉट कॉल एनुअल जनरल मीटिंग। नो व्हाट ऑप्शन यू हैव? नो द ऑप्शन इज you will have to call the special general meeting in which you will discuss your agenda, you will get its approval and you will implement those agenda. क्लियर होगी बात? यस सर। ओके। अब है सेक्शन 14। सेक्शन 14 से मुराद है कि जो है चेंज ऑफ नेम। अगर कोई सोसाइटी विच इज डिजायरस टू चेंज इट्स नेम विल गिव, वो अपनी एक मीटिंग कॉल करेगी, स्पेशल जनरल मीटिंग, उसमें उस एजेंडे को पुट किया जाएगा,
पुट करने के बाद उसकी जो है तहरीरी तौर पर मंजूरी ले ली जाएगी रजिस्ट्रार से, सोसाइटी का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये जो नेम ऑफ चेंज है इट विल नॉट अफेक्ट, किस चीज को ये इफेक्ट नहीं करेगा? सोसाइटी को लिटिगेशन में है, सोसाइटी ने किसी के खिलाफ जो है ना वो कोई लिटिगेशन चल रही है, उसके खिलाफ चल रही है, जो उसकी फेवर में चल रही है, तो इससे जो है ना सोसाइटी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें ये तमाम लॉज में ऐसे ही है। क्लियर जी? सेक्शन 14 जो है ना ये चेंज ऑफ नेम के बारे में है। सर अगर कोई एक सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी में इमर्ज होना चाहती हो फिर भी हो सकता है सर? जनाब आगे सेक्शन यही आएंगे, ठीक है? आपको क्वेश्चन टू अर्ली आ गया, ठीक है? अब मैं आपको बताऊंगा कि वो अमालगमेशन और डिवीजन, अब वही बात आ रही है। ये सेक्शन 15, सेक्शन 15 इट इज अबाउट अमालगमेशन एंड डिवीजन ऑफ ए सोसाइटी। इसमें ये बात बताई गई है कि जो सोसाइटी है ये दो सोसाइटीज आपस में अमालगमेट हो सकती हैं। क्लियर? दो सोसाइटी जो है ना वो एक बन सकती हैं, नो इशू। इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि हर सोसाइटी अपनी अपनी अलग-अलग जो है ना वो एसजीएम कॉल करेगी। एसजीएम कॉल करने के बाद उसमें उस एजेंडे को डिस्कस करेगी। अब सोसाइटी मैं सेक्शन 15 रिपीट करने लगा हूं कि सेक्शन 15 इज अबाउट अमालगमेशन एंड डिवीजन ऑफ द सोसाइटीज। सोसाइटी अमालगमेट भी हो सकती हैं, यानी कि दो सोसाइटीज आपस में एक बन सकती हैं, और एक सोसाइटी बड़ी सोसाइटी है उसकी दो सोसाइटियां भी बन सकती हैं, उसकी डिवीजन भी हो सकती है। समझ आ गई बात की? आई थिंक यू हैव गॉट इट। कि इसमें यह बात है कि अमालगमेशन एंड डिवीजन ऑफ द सोसाइटी हैव बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 15। क्लियर? क्लैरिटी हो गई है कि नहीं हो गई है? बताइए जरा। यस सर क्लियर। यस सर क्लियर। ओके। सेक्शन 14 में भी आपने बताया कि चेंज ऑफ नेम, एंड फिर आपने साथ में ये भी कहा था कि मर्ज होना चाहिए दूसरी सोसाइटी के साथ। तो सेक्शन 15 भी डिवीजन एंड अमलगमेट। नहीं बेटा, मैंने आपको इस तरह बताया था। मैंने कहा कि जो है ना एसजीएम, वो एसजीएम के रेफरेंस के लिए आपके बात कर कि एसजीएम जो है ना, ठीक है ना, एसजीएम किसी भी टाइम कॉल की जा सकती है। वो इन्हीं कामों के लिए कि चेंज ऑफ नेम हो गया, या सोसाइटी अमालगमेट होना चाहती है, सोसाइटी जो है ना वो डिवीजन करना चाहती है, तो फिर उसके लिए जो है ना एसजीएम ही होती है। ठीक होगी बात? इस लिहाज से जो है ना बता रहा हूँ। अच्छा, सेक्शन 15 क्या कहता है? इसमें जो बात याद रखने वाली है वो सिर्फ ये बात याद रखने वाली है। अच्छा जी, सेक्शन 15 में मैं ये बात बता रहा था कि दो सोसाइटीज आपस में अमालगमेट भी हो सकती हैं और एक सोसाइटी की डिवीजन भी हो सकती है। शर्त ये है कि दोनों सोसाइटीज अपनी अलग-अलग एसजीएम को कॉल करेंगे। एसजीएम को कॉल करने के बाद फिर उसके 2/3 मेंबर्स, 2/3 मेंबर्स, एक सोसाइटी के अगर 60 मेंबर्स हैं तो 40 मेंबर्स की अप्रूवल लाजमी है। क्लियर होगी बात? यस सर। क्लियर होगी बात बेटा? कि 15 में बताया गया कि अमालगमेशन के लिए और डिवीजन के लिए एसजीएम कॉल की जाएगी। अगर दो सोसाइटीज अमालगमेट होती हैं तो दोनों सोसाइटी अलग-अलग जो है ना वो अपनी एसजीएम कॉल करेंगी। फिर उनके जो मेंबर्स हैं उनमें से 2/3 जो मेंबर्स हैं वो इसकी अप्रूवल देंगे। जब अप्रूवल हो जाएगी तो फिर दोनों सोसाइटी जो है ना वो अमालगमेट हो जाएगी। इसी तरह एक बड़ी सोसाइटी है, वो डिस्ट्रिक्ट अपने आप को डिवाइड करना चाहती है 2 हिस्सों में, तो उसके भी 2/3 मेंबर जो है ना इस बात की मंजूरी देंगे। जब मंजूरी मिल जाएगी तो फिर वो जो है ना वो रजिस्ट्रार को इस बात की जो है ना वो रजिस्ट्रार से मंजूरी भी लेंगे, तो फिर सोसाइटी जो है ना वो नई सोसाइटी बन जाएगी। उसके फिर दोनों के अलग अलग नाम होंगे। अब समझ आ गई बात कि नाम क्यों बदला जा सकता है? तो सेक्शन 14 है वो सेक्शन 15 के साथ जुड़ा हुआ है जी। क्लियर हो गई बात बेटा? सर एक क्वेश्चन है जी, तो जी, सर जी। डिवीजन के बाद दोनों सोसाइटीज को दोबारा रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? हाँ, जिसके मेंबर की तादाद कम होगी उसको मेंबरशिप भी पूरी करनी पड़ेगी और उसको जो है ना वो दोबारा रजिस्टर्ड भी होना पड़ेगा नई सोसाइटी को। ठीक है जी? ओके सर। जी सर एक क्वेश्चन अच्छा। है सर। आपने बताया जी, जी। जी 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 सर आपने बताया कि था कि जब नेम चेंज होगा तो कोई भी लिटिगेशंस होंगी ना वो चेंज नहीं होंगी। तो अगर कोई हाँ जी। सोसाइटी डिवाइड हो जाती है तो फिर वो किस बेसिस पे जो लिटिगेशन होगी उनको कैसे डिवाइड करेगी? हाँ, उसमें यह है कि जिस सोसाइटी का पेड अप कैपिटल शेयर ज्यादा होगा
उसमें जो है लिटिगेशन उसी के अगेंस्ट है, ठीक है, वही उसको हैंडल करेगा। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है बेटा 15। सर मुझे सर मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी लॉ का नहीं है, तो मुझे ना एक दो टर्म्स की समझ नहीं आ रही। जैसे आप एक टर्म बोल रहे हैं लिटिगेशन। हाँ बेटा, ये दावा मुकदमा साजी अदालतों में जो है ना वो खराब खज्जल होना, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ जो है दावा करना, और तो किसी ने एक दावा कर दिया उसके खिलाफ, ये लिटिगेशन। ओके सर, सॉरी सर, वो मेरा बैकग्राउंड डिफरेंट है बिल्कुल। ओके चले, नो इशू नो इशू। मैंने को टिपिकली पंजाबी लिहाज में बता दिया कि ये खज्जल होना होता है अदालतों में। अच्छा जी, आगे सेक्शन 15A, ये बेटा है मर्जर ऑफ ए सोसाइटी इन ए कंपनी। पहले मैंने आपको बताया सेक्शन 15 डील्स विद द अमालगमेशन एंड डिवीजन ऑफ सोसाइटीज विद इन सोसाइटीज। नाउ दिस डील्स विद दिस व्हेन ए सोसाइटी इज गोइंग टू बी मर्ज्ड विद ए कंपनी, जब कोई सोसाइटी किसी कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती है, ये ठीक है। तो अब जो है ना उसके लिए अब वो इसमें ये नहीं कंपनी सोसाइटी में मर्ज हो, ये ऐसी बात नहीं है। सोसाइटी इज डिजायरस टू बी मर्ज्ड इन ए कंपनी, सोसाइटी कंपनी की तरफ जा रही है, ना कि कंपनी सोसाइटी की तरफ आ रही है, ये बात अगर अपने ध्यान में रख लें। सेक्शन 15A डील्स विद व्हेन अ सोसाइटी इज डिजायरस टू जॉइन सम कंपनी, तो फिर क्या करना पड़ेगा उसको। इसकी बैकग्राउंड बड़ी है, वो आपको क्योंकि वो आपका हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं जो ना उसके बारे में आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। सिर्फ आपको ये बात बताना चाहूंगा कि कोई सोसाइटी अगर वो किसी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहती है, उस कंपनी में जाना चाहती है, तो फिर सोसाइटी क्या करेगी। सोसाइटी जो है वो एक SGM कॉल करेगी। SGM कॉल करने के बाद अपने उस एजेंडे को SGM में पुट करेगी। SGM में पुट करने के बाद फिर सोसाइटी जो है ना उसकी 2/3 जो मेंबर्स होंगे वो उसकी मंजूरी देंगे। मंजूरी देने के बाद फिर जो सोसाइटी है वो कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाएगी। शर्त ये है कि वो कंपनी भी रेडी हो, विलिंग हो ऐसी सोसाइटी को अपने साथ मर्ज करने में। क्लियर? और इसके अलावा इस बात की भी जरूरत है कि सोसाइटी के साथ जिन लोगों ने कारोबार किया है, लेन देन किया है, उनकी कंसेंट भी लाजमी है, और उनकी कंसेंट के साथ साथ रजिस्ट्रार की अप्रूवल भी लाजमी है। ये 3 बातें हैं इसमें कि देयर शुड बी अ स्पेशल जनरल मीटिंग एंड द एजेंडा वुड बी डिस्कस्ड 2/3 of its total members would accept the agenda, and then it will also be accepted by another company. Third, if there is some persons who are involved in business with the society, their consent would also be obtained. And final, approval from registrar would also be obtained. ये 4-5 चीजें पूरी होंगी तो then society would be merged with the company. जब सोसाइटी कंपनी के साथ मर्ज हो जाएगी तो सोसाइटी वुड बी डीरजिस्टर्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। अब वो सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का के एक्ट का हिस्सा नहीं रहेगी, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। क्लियर? आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू सेक्शन 15A। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछें। एक्सक्यूज मी सर, ये जो आप बता रहे हैं कि वो कोऑपरेटिव का हिस्सा नहीं रहेगी सर, ये दोबारा एक्सप्लेन कीजिएगा। हाँ, मैंने ये बात बताई है कि अगर कोई सोसाइटी विच इज डिजायरस टू बी मर्ज्ड विद अ कंपनी, ठीक है, अब फर्ज करें कि वो कंपनी के साथ जो है ना वो मर्ज होना चाहती है, तो देन व्हाट शुड बी द प्रोसीजर। प्रोसीजर इज देयर वुड बी अ स्पेशल जनरल मीटिंग, agenda would be discussed amongst the members, 2/3 of its total members would give their consent, and the company which is clearly willing to take that society would also give its consent. कंपनी भी अपनी रजामंदी शो करेगी, and registrar will also provide its approval. Similarly, अगर सोसाइटी के साथ कुछ बंदे कारोबार कर रहे हैं
लेन देन उनका है, तो उनकी अप्रूवल भी लाजमी ली जाएगी। जब सोसाइटी ये तमाम बातें पूरी हो जाएंगी तो फिर सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 के परव्यू से आउट हो जाएगी, उसको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। सोसाइटी विल नो मोर बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। वो अब कंपनी बन जाएगी, उसकी जिन्हें जो डील कर किया जाएगा उसको कंपनी लॉ के तहत जो है ना वो डीलिंग उसकी हो जाएगी। क्लियर? यस सर। In very simple words, I tried my best to explain you this section. I think all of you got it. Yes, sir. होगी बात? Okay. Now, beta, section 16. What is this section 16 is? This section 16 is amendment of the bylaws of the society. मैंने आपको बताया था कि दफा 10 के तहत जो है ना सेक्शन 10 के तहत रजिस्ट्रार जो है वो सोसाइटीज को रजिस्टर्ड ही नहीं करता बल्कि उसके बाईलॉज को भी रजिस्टर्ड करता है। समझ आ गई बात की? अब बाईलॉज जो है ना वो मैंने आपको कल भी इस बात के बारे में बताया था कि बाईलॉज जो है ना मस्ट बी कंसिस्टेंट विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, विद कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स। सिमिलरली दे शुड आल्सो बी कंसिस्टेंट विद एनी अदर लॉ प्रिवेलिंग इन पाकिस्तान। अब सोसाइटी जो है ना उसके लिए जरूरी है कि रजिस्ट्रार अगर ये चाहता है कि सोसाइटी के जो बाईलॉज हैं वो किसी लॉज के मुखालफ हैं या उसके जो मेंबरान हैं उसके वो मुखालफ हैं, तो फिर सोसाइटी से कहेगा कि आप इन बाईलॉज को जो है ना वो दोबारा अमेंड करें। तो जो सोसाइटी की जो इंतजामिया है वो इसके लिए एक स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल करेगी। उस स्पेशल जनरल मीटिंग में सोसाइटी के बाईलॉज को डिस्कस किया जाएगा, फिर बाईलॉज को जो है ना वो अमेंड कर दिया जाएगा। अमेंड करने के लिए भी जो है ना वो 2/3 अक्सरियत लाजमी है। अब ये बार बार आपको बता रहा हूँ कि बेटा एसडीएम की अहमियत, एसडीएम जो है ना क्यों जरूरी होती है। एनुअल जनरल मीटिंग हर टाइम नहीं हो सकती। एसडीएम जो है इसीलिए रखी गई है कि सोसाइटी ने फिर कुछ लॉ वगैरह चेंज करने हैं, बाईलॉज को बदलना है, तो फिर उसके लिए जो है ना वो स्पेशल जनरल मीटिंग को कॉल कर ले। क्लियर होगी बात? ये सेक्शन 16 है। ये सोसाइटी का इख्तियार है कि सोसाइटी ने खुद अपने बाईलॉज को अमेंड करना है। ठीक है? बाईलॉज कैसे तब्दील करेंगे, क्या तरमीम आएगी? और सोसाइटीज के जो कवानीन है, मैंने को बताया था बाईलॉज वो कवानीन है जो सोसाइटीज अपनी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए चलाती है, जिसमें भर्ती का तरीकाकार मुकर्रर करती है। सोसाइटी बड़ी सोसाइटी है, वापडा, वलेंसिया वगैरह, उन्होंने जो है ना अपने मुलाजमीन भर्ती करने हैं। अब मुलाजमीन को भर्ती करने के लिए कोई ना कोई कवानीन तो बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे? ठीक है। इस तरह सोसाइटी जो है ना वो अपने अखराजात को बढ़ाने के लिए जो है ना सोसाइटी के जो हैं क्या उसे कहते हैं कि जो उसके मेंबर्स हैं उनसे जो है ना अपने पैसे वगैरह बढ़ाना चाहती है, या जो सोसाइटी है वो अपने प्लाट में कोई प्लाट का जो लेआउट प्लान है, मास्टर प्लान है, उसमें की तब्दीली करना चाहती है, तो उसके लिए इसको जो अपने जो है ना बाईलॉज तब्दील करना पड़ेंगे। तो फिर ऐसे कामों के लिए जो है ना एक दफा रखी हुई है सेक्शन 16 जो इस बात का सोसाइटी को इख्तियार देती है कि सोसाइटी अपने बाईलॉज को अमेंड कर सकती है। समझ आ गई है? यस सर। ये भी क्वेश्चन आया था बच्चे की जानब से, उससे हम पूछना चाहता हूँ कि समझ आ गई है जिसने अभी जो है ना वो बात की थी कैसे? यस सर, आ गई समझ। यस सर, आ गई। ओके ओके। इसके ये बेटा इख्तियार है सोसाइटी का कि सोसाइटी की जो इंतजामिया है कैन अमेंड द बाईलॉज। ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है, दिस इज द पावर ऑफ द रजिस्ट्रार टू अमेंड बाईलॉज। ये सेक्शन है 16A। कौन सा सेक्शन है? 16A। दिस इज द सेक्शन which empower the registrar to amend the bylaws of the society. सोसाइटी बाईलॉज को अमेंड नहीं कर रही, रजिस्ट्रार जो है उसका काम है कि वो सोसाइटी के बाईलॉज को अमेंड करे। क्यों करे? बात ये ना कि वो क्यों करे भी, वो इसलिए करे कि जब वो देखता है कि ये जो बाईलॉज है ये मेंबरान के मुफाद के खिलाफ हैं या किसी दूसरे कानून के मुझसे मुतसादम है, तो फिर अब रजिस्ट्रार ये बात कहता है कि ऐसे बाईलॉज को अमेंड कर दिया जाए। तो वो क्या करेगा? पहली बात तो ये है कि वो सोसाइटी से कहेगा कि आप अपने बाईलॉज को अमेंड करें दफा 16 के तहत। अगर सोसाइटी बाईलॉज को अमेंड नहीं करती
तो फिर रजिस्ट्रार जो है खुद उन बाईलॉज को अमेंड कर देगा। अमेंड करने के बाद सोसाइटी इंतजामिया से कहेगा कि आप इन बाईलॉज को अप्लाई करें। लेकिन अगर सोसाइटी इंतजामिया ये देखती है कि जो रजिस्ट्रार साहब ने बाईलॉज अमेंड किए हैं वो जो बाईलॉज हैं वो उनसे हमारे किसी मफाद को नुकसान पहुंच रहा है या हमें सही तरह से जो सुना नहीं गया, तो फिर सोसाइटी के पास भी राइट है कि सोसाइटी 2 माह के अंदर अंदर, जब रजिस्ट्रार अपने तहरीरी ऑर्डर जारी कर देगा तो फिर 2 माह के अंदर अंदर, तो विद इन 2 मंथ जो है जो सोसाइटी इंतजामिया है उसके पास इख्तियार है कि वो अपील करे। किसको अपील करे? सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को। क्लियर? सेक्शन 16 ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर। क्लियर हो गए सेक्शन 16 ये? सर अपील किसको करेगा? सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को? जी, सेक्रेटरी कोऑपरेटिव। टाइम पीरियड कितना है? 2 माह। 60 जो है ना वो 2 मंथ विदिन दी 2 months ऑफ द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर्स। जब उनको ऑर्डर कम्युनिकेट हो जाएंगे रजिस्ट्रार के, तो फिर उन 2 माह के अंदर अंदर सोसाइटी के पास राइट है कि सोसाइटी इस मामले को अपील में ले जाए। और अपील कहाँ होगी? सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास होगी। यहाँ तक जो है ना वो आपके 2 चैप्टर बेटा मुकम्मल हो जाते हैं। सर बाईलॉज को अमेंड करने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रार ही होगा या कोई और भी मेंबर होगा? हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सेक्शन 16 के तहत तो सोसाइटी ने खुद बाईलॉज को अमेंड करना है, लेकिन सेक्शन 16A के तहत रजिस्ट्रार himself can amend the bylaws without any help from the society's administration. क्लियर? ओके सर। अच्छा, यहाँ तक जो है ना आपके 2 चैप्टर मुकम्मल हो गए। ये सेक्शन 11 बार बार पूछ रहे हैं कि जो है ना ये गैलेक्सी 7 वाले, तो उनको मैं बार बार बता रहा हूँ। सेक्शन जो 11 है, दिस इज अबाउट द एविडेंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, वेदर द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड। ये रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट जारी करता है दफा 11 के तहत, जो इस बात के बाद का वाज़ेह सबूत है कि सोसाइटी एंड इट्स बाईलॉज हैव बीन ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। समझ आ गई है बात की कि जो गैलेक्सी J7 वालों ने जो है ना वो क्वेश्चन किया कि सेक्शन 11 क्या है। चलें, अच्छा जी, अब है सेक्शन 17 बेटा। सेक्शन 17 में ये बात बताई गई है कि जो कोई भी बंदा उस टाइम तक अपनी मेंबरशिप को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक वो उसके जुमे जो फीस वगैरह है उसको वो पे ना कर दे। याद रखें, जो शेयर वगैरह उसने खरीदने हैं, जो उसने सोसाइटी को पेमेंट करनी है, जब तक वो पे अपने तमाम ड्यूज वगैरह पे ना कर दे उसको कोई इख्तियार नहीं है तो राइट ऑफ मेंबरशिप को एक्सरसाइज करे टिल ड्यू पेमेंट्स। ये है सेक्शन 17। इसके बारे में जी ये सेक्शन 17 है कि उसने अपने तमाम जो लाइबिलिटीज हैं जो उसके जुमे हैं किसी बंदे के एज ए मेंबर, तो उसने वो पे करनी है सोसाइटी को। सेक्शन 17 है ये। क्लियर हो गया सेक्शन 17? इस तरह साथ साथ मुझे ना वो बता दिया करें, एंडोर्स कर दिया करें, ताकि मैं जो ना भी सेटिस्फाई हो जाऊं कि वाकई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। जी सर, क्लियर। सर फी पे करने की कोई स्पेसिफिक वो होगा ड्यूरेशन वगैरह? नहीं, कोई ड्यूरेशन नहीं। ठीक है, देखिए वो ऐसे होता है कि सोसाइटी ने एसटीएम में बुलाना होता है किसी मेंबर को, तो वो उसे पहले पूछते हैं भी आपने अपनी पेमेंट अदा की है। अगर वो कहता है कि नहीं अदा की तो कहते हैं पहले पेमेंट अदा करो फिर दोबारा शामिल होना है इस मीटिंग में। ओके ओके होगी बात? यस। अच्छा, आ गया जी सेक्शन 17A। इसको सिर्फ आप इतना लंबा चौड़ा इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको इस बात के ऊपर याद करें कि ये इसमें थोड़ा सा जो बात आपको बताऊंगा वो ये है कि सेक्शन 17A में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये स्पेशल प्रोविजन है
फॉर मेंबरशिप ऑफ रिसोर्स सोसाइटी, यानी कोई बंदा जो किसी एग्रीकल्चरल सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है, रिसोर्स सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है, तो उसको जो है ना सेक्शन 17A में चंद शराइत हैं जो उसको पूरी करनी पड़ती हैं। वो शराइत क्या क्या है, मैं उसको थोड़ा सा जो है ना आपको उसका एक मुख्तसर बता देता हूँ कि कोई भी जो देखिए दो तरह के मेंबर होते हैं सोसाइटी में। एक वो मेंबर हैं who are owner of their agricultural land, they can be a member of the agricultural society, but there are certain members who are not owner but they have taken the land on rent and act as a tenant and cultivate the land। वो एज ए टेनेंट जो है ना वो उस लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने जमीन को ठेके पे ले रखा है, वो जमीन को जो है ना वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे अफराद जो है ना वो भी सोसाइटी के मेंबर बन सकते हैं। शर्त ये है कि उन्हें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। वो डिक्लेरेशन ये होता है कि मैं अगर सोसाइटी से कर्जा लूंगा तो उस कर्जे को पे करने के लिए मेरी ये जो जमीन है और ये जो मैं ठेके पे जमीन ली हुई है वो मालिक की रजामंदी के साथ ऐसी जमीन के ऊपर जो है ना वो मैं चार्ज क्रिएट कर रहा हूँ, बार पैदा कर रहा हूँ। यानी कि वो जमीन जो है ना वो समझ लें कि एक मॉर्टगेज हो जाती है सोसाइटी के पास। सोसाइटी जो है ना ऐसी जमीन को मॉर्टगेज करवा लेती है अपने नाम। वो इस बात का इकरार करता है कि जनाब मैं अगर आज सोसाइटी से कर्जा लूंगा तो कर्जा लेने के बाद उसकी अदायगी का जो है ना वो मैं लाजमन जो है ना वो जुम्मेदार हूँगा। समझ आ गई बात की? क्लियर? अगर ठेकेदार भाग जाए, ना दे कर्जा वापस, तो फिर जमीन के मालिक को पकड़ा जाएगा? डेफिनेटली वो मालिक भी पकड़ा जाएगा और उस शख्स को भी पकड़ लेते हैं हम, क्योंकि ये सोसाइटियां अनलिमिटेड लायबिलिटी की होती हैं। तो फिर होता क्या है, मैं आपको ये बात बताऊंगा कि बीइंग ए रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, व्हेन यू विल बी जो आपकी जो रिकमेंडेशन हो जाएगी तो you will have to use two kinds of power. You will act as a collector and you will also be a civil court to certain extent. Assistant registrar बाख्तियारात civil court, assistant registrar बाख्तियारात collector, ये दोनों पावर उसके पास होती हैं। वो सिविल कोड इख्तियार इस्तेमाल करता है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, and he also uses certain powers as a collector under Land Revenue Act 1967। समझ आ गई है बात की? जी गॉट इट और नॉट बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, सिर्फ आपको ये बात बताई है कि अगर कोई बंदा सोसाइटी का एग्रीकल्चर सोसाइटी का मेंबर बनना चाहता है तो उसको जमीन के ऊपर जो है ना वो एक बार क्रिएट करवाना पड़ता है, जिसमें वो जिम्मेदारी लेता है कि जनाब मैं जो है ना वो बिल्कुल जो है ना वो पैसे पे करूंगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना वो आ जाता है सेक्शन 17B। ये भी आप सिर्फ याद रखें, ये है सेक्शन 17B अबाउट द एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स। ये आपको इतना लंबा चौड़ा सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बात याद करने की जरूरत है कि सेक्शन 17B इज अबाउट द एक्सपल्शन ऑफ मेंबर्स। हाउ ए मेंबर कैन बी एक्सपल्ड, मेंबर को कैसे हम खारिज कर सकते हैं, उसको कैसे जो है ना वो हम सोसाइटी से निकाल सकते हैं। कोई टाइम पीरियड इसके लिए नहीं है, सिर्फ शर्त ये है कि SGM बनाई जाए। क्या बनाई जाए? SGM बनाई जाए। सोसाइटी उसमें SGM में पास करके अपने इस एजेंडे को रिकमेंड करेगी रजिस्ट्रार को, सोसाइटी नहीं निकालेगी। सोसाइटी कैन नॉट एक्सपल द मेंबर, सोसाइटी कैन ओनली पास अ रेजोल्यूशन इन स्पेशल जनरल मीटिंग विद मेजॉरिटी। इसमें 2/3 का भी बात नहीं है, इसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स है कि अगर वो मेंबर्स देखते हैं कि जनाब ये जो मेंबर है ये सोसाइटी के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, इसकी जो एक्टिविटीज हैं वो सोसाइटी के हक में ठीक नहीं है, तो लिहाजा ऐसे मेंबर को क्यों ना निकाल दिया जाए, या ये वो मेंबर है जो सोसाइटी के पैसे पे नहीं करता तो फिर ऐसे मेंबर को रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो एक SGM का इजलास बुलाते हैं। SGM का इजलास बुलाने के बाद ये ठीक है मेजॉरिटी सही कही है 51% यानी कि आधे से ज्यादा, तो सोसाइटी के जो वो उस एजेंडे में कहा जाता है कि इस मेंबर को क्यों ना निकाल दिया जाए। तो अगर अक्सरियती मेंबर जो है ना इस बात का
फैसला कर दें कि वाकई इसको निकाल दिया जाए, तो फिर जो इस बात की जो रेजोल्यूशन है वो रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। अगर रजिस्ट्रार कहता है कि भाई सोसाइटी के साथ इसलिए कोई लेन देन तो नहीं करना, अगर करना है उसको जो है ना वो क्लियर किया जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना रजिस्ट्रार उसकी एक्सपल्शन के आर्डर जारी कर देता है। ताहम ऐसा जो शख्स है उसके बाद इस बात का हक है कि ऐसा शख्स जो है ना वो अपील में जा सकता है सोसाइटी के फैसले के खिलाफ। जब रजिस्ट्रार का ऑर्डर आ जाए तो रजिस्ट्रार के फैसले के खिलाफ जो है ना वो अपील में जा सकता है सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पास। क्लियर होगी बात? सेक्शन 17B इज क्लियर और नॉट? थोड़ा सा रिपीट कर दें सर, ये मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गई। जी मैंने ये बताया कि सेक्शन जो 17B है, इट इज अबाउट द एक्सपल्शन ऑफ द मेंबर, हाउ ए मेंबर कैन बी एक्सपल्ड। सोसाइटी के पास सोल राइट है कि सोसाइटी जो है ना एसटीएम का इजलास कॉल करे। एसटीएम के इजलास में सोसाइटी के जो अक्सरियती मेंबर इस बात पे मुत्फिक होते हैं कि जनाब फलां जो मेंबर है ये सोसाइटी के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है एंड ही इज नो मोर रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर इन दी सोसाइटी। तो फिर ऐसी रेजोल्यूशन को पास करते हुए तो जो है ना वो रजिस्ट्रार के पास भेजी जाएगी। तो रजिस्ट्रार साहब जो है ना ऐसे शख्स को जो है ना एक्सपल्शन के ऑर्डर जारी करते हैं, लेकिन एक्सपल्शन ऑर्डर पास करने से पहले रजिस्ट्रार विल इंश्योर, वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो है ना वो क्या उसने सोसाइटी के साथ हिसाब किताब अपना सेटल कर लिया है, अकाउंट्स हैव बीन सेटल्ड और नॉट। अगर सेटल हो गए हैं तो फिर उसके बाद वो कहता है कि नो यू आर नो मोर द मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक ऑर्डर पास करता है। ताहम इफ द मेंबर कंसीडर्स that he is a aggrieved person, being an aggrieved person, he has the right to go into appeal against the order of the registrar passed under section 17B to secretary cooperative। तो वो secretary cooperative के पास within 2 months, इसके लिए टाइम पीरियड भी 2 माह ही है। क्लियर? अब आई थिंक अब क्लियर हो जाना चाहिए ये सेक्शन। यस सर, थैंक यू सर। ओके, अब आगे चलते हैं सेक्शन 17C। मैंने आज इंशाल्लाह जो है ना वो सेक्शन 20 तक जो है ना 19 तक ये चैप्टर खत्म करना है आज आपको। सेक्शन है जी 17C। ये सिर्फ और सिर्फ याद रखें कि ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है इन ए हाउसिंग सोसाइटी। इसकी सिर्फ हेडिंग को याद रखें कि हाउसिंग सोसाइटी में एक बंदा मेंबर मर जाता है, ठीक है, अब उसका जो है ना वो इंटरेस्ट जो है ना वो बीइंग ए मेंबरशिप, उसकी मेंबरशिप किसी ना किसी को तो ट्रांसफर होनी है ना, ये हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड है, ठीक है। उसका प्लाट उसके वुरसा को मिलना है, लेकिन उसकी जो मेंबरशिप का जो राइट है वो उसके खानदान में से किसी एक फर्द को जिनके ऊपर वो कंसेंट करें उसको जो है ना मेंबर बना लिया जाएगा सोसाइटी का। ठीक होगी बात? ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है इन ए हाउसिंग सोसाइटी अंडर सेक्शन 17C। क्लियर? सर ये रिपीट कर दें। जी सेक्शन 17C जो है ना ये बेटा है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन ए हाउसिंग सोसाइटी। जब कोई शख्स किसी सोसाइटी का मेंबर नहीं रहता उसको एक्सपल कर दिया जाता है, या ऐसा शख्स जो है ना वो मर जाता है, या अपने लैंड को ट्रांसफर कर सकता है सेल के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, तो फिर वो जो शख्स है वो जो नया मेंबर बनेगा उसी को उसके तमाम मेंबरशिप के राइट भी ट्रांसफर हो जाएंगे। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इन ए हाउसिंग सोसाइटी इज डन अंडर सेक्शन 17C। यू नीड नो मोर टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस सेक्शन। ठीक है सर, थैंक यू। वारिस ना हो फिर सर, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट कर रही है भाई। अगर किसी का कोई वारिस ना हो, अगर कोई औलाद किसी की नहीं है तो फिर कैसे सर ट्रांसफर होगी? हाँ अब देखें ना, किसी की कोई औलाद नहीं है, देखें इसमें जो कानून है वो विरासत का कानून ही प्रीवेल करता है, याद रखें। क्लियर? कि फिर आपको पता है कि वो अगर आपका थोड़ा सा लॉ से बैकग्राउंड हो तो उसमें जो है ना वो डिस्टेंट किंडर्ड, दूर के रिश्तेदार वगैरह, ठीक है, फिर वहां पे बात करी जाती है। अगर नहीं है कोई मेंबर, नो वन इज देयर, इवन हिज रिमोट जो डिस्टेंट किंडर्ड हैं उनमें भी कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसको जो है ना उसके मफादात जो है ना मुंतकिल हो सके।
तो फिर तमाम के कलेक्टिव इंटरेस्ट में सोसाइटी के नाम जो है ना प्लाट ट्रांसफर हो जाता है, उसके मेंबरशिप सोसाइटी को मिल जाती है। क्लियर होगी बात? बट इट इज वेरी रेयर and I think I am in this department from 2004. Since 2004 I have not met a such case. सर अगर नो कोई भी नहीं है सर तो फिर वो गवर्नमेंट को दे सकता है अपनी लैंड वगैरह? बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो जमीन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम ही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इंस्टीट्यूशन, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम ट्रांसफर हो जाता है। क्लियर होगी बात? यस सर। ओके, आगे सेक्शन 18। सेक्शन जो 18 है, दिस इज अबाउट द वोट्स ऑफ मेंबर्स। देखें, कोई भी सोसाइटी का जो मैंने आपको बताया था कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इट इज अ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। members who are willing to follow the principles of International Cooperative Alliance, they would be allowed to be a member of the cooperative society and they will use their rights of vote under section 18। सेक्शन 18 के तहत जो है ना वोट डालने का हक है। मैंने आपको बताया ना SGM, एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह, ये सारा वोटिंग का तरीकाकार है। वोटिंग होती है, रायशुमारी होती है कि जनाब आप इस एजेंडे को फेवर करते हैं या नहीं करते हैं। मैंने बार बार 2/3 मेजॉरिटी का जिक्र किया, फिर आपको जो है ना वो एक सादा अक्सरियत का जिक्र किया, वो सारी की सारी वोटिंग के जरिए होती है। फिर एक और बात भी है, जो सोसाइटी की इंतजामिया कमेटी होती है उसको मुंतखब करना होता है, उसको इलेक्ट करना होता है आफ्टर द पीरियड ऑफ 2 years और 3 years। वो सोसाइटी ने अपने बाईलॉज में ये बात डिस्कस की होती है। तो ऐसे मेंबरान को मुंतखब करने के लिए एक इलेक्शन करवाया जाता है सोसाइटियों में। वो जो इलेक्शन होता है वो वैसे ही होता है जैसे हमारे आम जो इलेक्शन नहीं होते जनरल काउंसिलर वगैरह के लिए और जो MNA MPs वगैरह के लिए। तो फिर ये सोसाइटी के मेंबर्स पर मुश्तमिल जो है ना वोट, मेंबर अपना वोट कास्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही बैलेट बॉक्स वगैरह बनाए जाते हैं और हमारे डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर जो है ना वो एज ए इलेक्शन कमीशन उसमें काम करता है। तो फिर बकायदा जो है ना इलेक्शन होता है उस पूरे दिन में उस सोसाइटी में। उस सोसाइटी की फिर नई इंतजामिया जो है ना वो काम करना शुरू कर देती है। समझ आ गई है बात की? ये सेक्शन 18 जो है ना ये वोट्स ऑफ मेंबर्स के जरिए है। क्लियर? सेक्शन 18? यस सर, क्लियर। आगे जी बेटा सेक्शन 18A। दिस इज अबाउट जनरल बॉडी एंड मैनेजिंग कमेटी। मैंने आपको बताया ना मैनेजिंग कमेटी की डेफिनेशन मैंने आपको दी थी सेक्शन 3 में, बताई थी ना डेफिनेशन। मैंने को बताया था उसके कम से कम मेंबर 5 होते हैं, बताया था आपको? यस सर, याद है। ये आपकी जो है ना ये बातें जो टेस्ट हो जाना है कि आपने कहा कितना इसमें जो है ना आपका इंटरेस्ट है। तो बेटा वो जो कमेटी होती है उसका जो इलेक्शन है वो सेक्शन 18A के तहत होता है। किसके तहत होता है? सेक्शन 18A। सोसाइटी की जितनी भी उसकी मैनेजिंग कमेटी वो जो है तमाम पावर अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करती है अंडर सेक्शन 18A। अब देखिए वोटिंग इसके साथ जुड़ी हुई है कि नहीं? सेक्शन 18 का जो जिक्र है वो 18A के साथ है। ठीक है? ये जो जनरल बॉडी है, जो मैनेजिंग कमेटी है, MC है सोसाइटी की, इसको हम MC का लफ्ज बोलते हैं, मैनेजिंग कमेटी। ये अपने इख्तियारात इस्तेमाल करती है अंडर सेक्शन 18A, लेकिन उससे पहले इसको जो है ना इलेक्ट होना पड़ता है और इलेक्ट होने के लिए देयर वुड बी एन इलेक्शन। इलेक्शन रूल्स है हमारे अलग से बनाए हुए, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपको उसके में जो है ना वो जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में। अच्छा जी, अब आगे है बेटा इसमें जो है सेक्शन। सर पावर MC क्या मतलब इसका सर क्या होगा? क्या जी? पावर ऑफ MC मैनेजिंग कमेटी। हाँ, वो जो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह रूल्स में, डोंट वरी। वो जो रूल्स हम पढ़ने हैं 1927 उसमें डिटेल बताए गए हैं कि मैनेजिंग कमेटी की पावर वगैरह क्या होता है। क्लियर? अभी आप सिर्फ जो है ना मैनेजिंग कमेटी का को याद रखें कि मैनेजिंग कमेटी ने काम क्या करना। वो मैनेजिंग कमेटी तमाम तरह मैनेजिंग कमेटी के पास होते हैं।
जब हम रूल्स 1927 के ऊपर जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उसमें जो है ना वो आपको बता दूंगा कि मैनेजिंग कमेटी ने क्या क्या काम करना है। ठीक होगी बात जी। आगे जी सेक्शन 18B, इसकी भी सिर्फ आपने हेडिंग ही याद रखनी है। वो ये है डिसक्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंड फॉर वोटिंग एट एन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर और अदर ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी। जिस तरह हमारा कोऑपरेटिव बैंक है, इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वो सोसाइटी के मेंबरान ही में से मुंतखब किए जाते हैं। वो खुद जो है ना वो डिसक्वालीफाई कर जाते हैं अगर वो डिफॉल्टर हों, उन्होंने अपने जो है ना वो पैसे पे ना किए हों पिछले 6 माह पे। अगर वो अपने डिफॉल्टर हैं, अच्छा ये सेक्शन जो है ना वो 18B है बेटा। इट इज अबाउट द डिसक्वालिफिकेशन एज ए डायरेक्टर और मैनेजर, चेयरमैन, मेंबर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी की जो मैनेजिंग कमेटी है उसका मेंबर बनने से जो है ना क्या चीज है कि जो किसी को डिसक्वालीफाई कर देती है, तो वो डिसक्वालिफिकेशन के लिए लाजमी बात ये है कि ऐसा जो शख्स है वो सोसाइटी का मेंबर तो है, लेकिन ऐसे शख्स ने जो है ना पिछले 6 माह में अपने ड्यूज जो है ना सोसाइटी से कर्जा वगैरह लिया है तो वो पे नहीं किया, या सोसाइटी के जो मफादात के खिलाफ काम कर रहा है, तो ऐसे शख्स को जो है ना मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। ये है सेक्शन 18B। नो सेक्शन 18B क्लियर हो गया जी आपको। सेक्शन 18B में दोबारा आपको जो है ना वो रिपीट करने वाला हूं कि इट इज अबाउट डिसक्वालिफिकेशन, ठीक है, टू एक्ट एज ए मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी। अब है सेक्शन 19। ये क्या है? सेक्शन 19 ये है कि कोई मेंबर जिसने अपना सोसाइटी का जो शेयर जो खरीदे हैं वो 1 साल से पहले किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये बात याद रखिए आपको। ये बात जो ना आपसे पूछी जा सकती है कि मेंबर के लिए कम से कम कितनी मुद्दत है कि वो अपना शेयर दूसरे बंदे को ट्रांसफर करे। अगर मर गया तो वो और बात है, लेकिन वो 1 साल से पहले वो अपने शेयर को किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। कम से कम मेंबर की मुद्दत कितनी हो गई? 1 साल। ठीक हो गया जी। ये सेक्शन 19 है। सर सेक्शन 17 और सेक्शन 18B में वो कंपेयर करके बताइएगा, मुझे कंफ्यूजन हो गई सेक्शन 17 और सेक्शन 18B में। जो 17B जो है ना वो है बेटा कंपल्शन, एक्सपल्शन ऑफ मेंबर, किसी मेंबर को एक्सपल करना। सर 70 सिंपली जो सेक्शन 17 है ए बी नहीं, जो सिंपल सेक्शन 17 है उसमें भी आपने यही बताया था ना कि कोई मेंबर। हाँ उसमें बताया था कि जो मेंबर जो है ना अपना मेंबरशिप का राइट इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब वो उसने को फीस वगैरह पे करनी है तो उसने फीस पे नहीं की। जब शेयर वगैरह खरीदने लाजमी शेयर है वो शेयर नहीं खरीदे। ठीक है जी सर। अच्छा इसमें ये बात है कि वो ऐसा शख्स जो है ना वो मेंबर बनना चाहता है किसी मैनेजिंग कमेटी का, इसका मेंबर बनना चाहता है किसी मैनेजिंग कमेटी का। ठीक है अब वो मेंबर तो है, ठीक है, उसने मेंबरशिप का राइट इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब वो मैनेजिंग कमेटी का मेंबर बनना चाहता है तो उसको भी अगर वो एग्रीकल्चर सोसाइटी से कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, तो कर्जे को उसने अपना पे नहीं किया, अपनी किस्त जो है उसने पे नहीं की, तो अब उसकी शर्त ये है कि जनाब पहले अपनी किस्त पे करो, उसके बाद जो ना अप्लाई करो मैनेजिंग कमेटी का हिस्सा बनने के लिए। फर्क समझ आ गई बात की? ये मैनेजिंग कमेटी के लिए है, वो जनरल मेंबर के लिए। यस सर, थैंक यू। जी सर, मैं जो सेक्शन 19 बेटा मैं डिस्कस कर रहा था, सेक्शन 19 इज अबाउट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ द शेयर ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी शख्स जो है ना वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता कम से कम जब तक उसको 1 साल की मुद्दत गुजर ना जाए। 1 साल के बाद वो अपने प्लाट को भी ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है, अपने शेयर भी किसी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन अलावा नहीं है कि बंदा मर गया तो उसकी सूरत हाल हो, वो आगे डिस्कस होगी। यहाँ पे आपका जो है ना चैप्टर 3 भी खत्म हो जाता है, तो लिहाजा जो है ना यहाँ तक आज काफी है सेक्शन 19 का।